आया। कहते हैं कि जब कोई मरता है तो वो तारा बन जाता है। लिनबे, क्या तुम भी एक तारा बन गए हो? कभी वो मुझे एक मतलबी, लालची और क्रूर इंसान समझता था, लेकिन उस दिखावटी कोर्निया दान के बाद उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे लगा कि शायद उन सब ने मुझे गलत समझा था, कि शायद हर चीज के पीछे कोई सच छिपा था। पर अब उसे उजागर करना बेमतलब था, क्योंकि मैं मर चुका था और मुर्दे वापस नहीं आते। और कभी कभी पीछे छूट जाने वालों के लिए सच सिर्फ एक बोझ बन जाता है। उसने दिल में एक फैसला लिया, अगर रुआन सच में उसके साथ वेदी तक चली तो वही आखिरी पड़ाव होगा। वह ताउम्र उससे प्यार करेगा और उसे खुश रखेगा, लेकिन अगर वह शादी नहीं कर सकी तो इसका मतलब होगा कि उनका साथ किस्मत में था ही नहीं, और वह उसे मेरे कोर्निया दान का सच बता देगा। शादी से 3 दिन पहले दोनों परिवारों के रिश्तेदार रस्मों की तैयारी के लिए जमा हुए। रुआन बचपन में ही अनाथ हो गई थी, इसलिए उसके ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन गु परिवार बहुत बड़ा था। कई रिश्तेदार विदेश से आए थे। ग्वाचान का चचेरा भाई खास तौर पर अमेरिका से अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाया था। उसने फख्र से उसका परिचय कराया। भाई भाभी, यह मेरी गर्लफ्रेंड निंग बिंग है। यह शब्द सुनते ही माहौल जमसा गया। रुआन की नजरें बिंग बिंग पर टिक गईं और उसने ठंडे लहजे में पूछा, अगर यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो लिनबे का क्या? बिंग बिंग ने भी रुआन को पहचान लिया और सोचा कि दुनिया कितनी छोटी है। उसने मेरी उस नकली अफेयर को अंजाम देने में मदद की थी और अब वह रुआन की भाभी बनने वाली थी। वह मुस्कुराई और बोली, लिनबे, वो तो पुरानी बात हो चुकी है। हम बहुत पहले अलग हो चुके हैं। गूही मेरा सच्चा प्यार है। रुआन का चेहरा गुस्से से भर गया। तुमने लिनबे को अमेरिका जाने के लिए धोखा दिया और अब कह रही हो कि यह तुम्हारा सच्चा प्यार है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। दो लोगों के साथ खेलने वाली औरत, बिंग बिंग ने पलटकर जवाब दिया। बकवास बंद करो। गू के साथ मेरा रिश्ता सच्चा है। मैंने कब किसी को धोखा दिया? रुआन आगे बढ़ी, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। अगर तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है तो लिनबे का क्या? अगर तुम उससे प्यार नहीं करती थी तो उसे मुझसे दूर क्यों किया? उसे विदेश क्यों ले गई? क्या तुमने वाकई मेरे पीछे कुछ किया? बिंग बिंग ने ग्वाचान की तरफ देखा और शांति से बोली, गू के लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। क्या तुम्हें अब भी मुझ पर शक है? रही बात उस वक्त की, तो वह सब सिर्फ एक नाटक था जो लिनबे ने मुझे करने के लिए कहा था। यह सुनते ही कमरा सन्नाटे में डूब गया। क्या? रुआन की आवाज कांप उठी। बिंग बिंग ने अपनी बात जारी रखी। उस समय लिनबे तुमसे कुछ वक्त के लिए दूर जाना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि तुम उसे जाने नहीं दोगी, इसलिए उसने मुझसे अफेयर का नाटक करवाया ताकि वो तुम्हें खुद से दूर कर सके। हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ था और अमेरिका जाने वाली बात भी सिर्फ एक बहाना थी। मैं 3 साल से अमेरिका में हूं, लेकिन मैंने उसे वहां किसी और के साथ कभी नहीं देखा। ग्वाचान ने गहरी शिकन के साथ भौहें सिकोड़ी। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारे और लिनबे के बीच का अफेयर नकली था और उसका अमेरिका जाना भी? उसने सिर हिलाया। शुरुआत से अंत तक यह सब लिनबे की बुनी हुई एक झूठ की कहानी थी। उसके ये कहते ही रुआन बिना कुछ कहे बाहर की ओर भागी। उसका दिमाग चकरा रहा था। तो जिस दिन मैंने कहा था कि मेरा और बिंग बिंग का समझौता हो गया है और मैं अमेरिका लौट रहा हूं, वो भी एक झूठ था। तो उन 3 सालों में मैं कहां था? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसके दिमाग में सवालों का सैलाब आ गया और जवाब पाने का एकमात्र रास्ता था मुझे ढूंढना। पर जैसे ही उसने होटल से कदम बाहर रखा, ग्वाचान उसके पीछे भागा और चिल्लाया, रुआन, क्या तुम लिनबे को ढूंढने जा रही हो? ग्वाचान, मैं बस उस वक्त का सच जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, उसने कांपती आवाज में कहा। और उसने खामोशी से उसे देखकर पूछा, और अगर तुम्हें सच पता चल गया तो क्या तुम तब भी मुझसे शादी करोगी? वह जम गई, जवाब देने में असमर्थ थी। मैं अभी इस बारे में नहीं सोच सकती ग्वाचान। मुझे बस लिनबे को जितनी जल्दी हो सके ढूंढना है। उसने एक लंबी आह भरी, जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। मुझे लगता है मुझे अपना जवाब मिल गया है। उसने अपना सिर झुका लिया, पछतावा उसकी आवाज में झलका। ग्वाचान, मुझे माफ करना, मैं बाद में खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माता पिता से माफी मांगूंगी। फिर उसने मुड़कर जोर देकर कहा, लिनबे को तुरंत ढूंढो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे उसकी लोकेशन जल्द से जल्द भेजो। लेकिन उसके अगले शब्दों ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। रुआन, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है वो कहाँ है। वह करीब आई, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहाँ? लिनबे कहाँ है? और फिर उसने कहा, वो मर चुका है। लिनबे मर चुका है। उसकी पूरी दुनिया जमसी गई नहीं, यह नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। लिनबे नहीं मर सकता। पर उस पल डॉक्टर की आवाज उसके दिमाग में बार बार गूंज उठी। कोर्निया प्रत्यारोपण सफल रहा। दाता लिनबे अब जीवित नहीं है। बार बार, जब तक कि जिस सच को वह नकार रही थी वह सामने नहीं आ गया। तो उस दिन वो सब सच था। वो कोई सपना नहीं था। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा। वो मैं थी। मैंने ही उसे चोट पहुंचाई। वो मैं थी। अंधेरा छा गया और वह गिर पड़ी। ग्वाचान ने तुरंत मदद बुलाई और उसे वापस अस्पताल ले गया। आपातकालीन इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह अस्पताल के बिस्तर पर एक खाली खोल की तरह पड़ी रही, जैसे उसकी रूह शरीर से पूरी तरह निकल गई हो। वह उसके पास खड़ा हुआ और धीरे से बोला, रुआन, तुम्हें खुद को संभालना होगा। लिनबे की मौत की वजह तुम नहीं हो। उसके पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं बचा था।
उस दिन वह अस्पताल भागा और कहा कि वो तुम्हें अपने कोर्निया दान करना चाहता है। डॉक्टर लियू ने पहले मना किया क्योंकि किसी जीवित व्यक्ति के अंग लेना मना है, पर लिनबे ने कहा कि वो वैसे भी मरने वाला है, कि अगर सिर्फ मरने वाले ही अंग दान कर सकते हैं तो वो यहीं मर जाएगा। उसने जिम्मेदारी का फॉर्म साइन किया और तभी अस्पताल सर्जरी के लिए राजी हुआ। सर्जरी के दौरान ही उसे हार्ट फेलियर का झटका लगा और उसकी मौत हो गई, और उसके मरते ही फ्यूनरल होम के लोग उसकी बॉडी लेने आ गए। उन्होंने बताया कि 10 दिन पहले, जिस दिन तुम उससे दोबारा मिली थी, उसने अपनी अंतिम संस्कार की तैयारी पहले ही कर ली थी। यह सब सुनकर वह पूरी तरह सुन्न हो गई। उसका दिमाग 3 साल पुरानी सारी यादों को दोहराने लगा। वो नकली अफेयर, वो धोखा, वो मिलन, सब कुछ एक एक करके समझ आ रहा था। उसे हमेशा लगता था कि जवाब उसके सामने है, पर वो देख नहीं पा रही थी। अचानक उसने उठने की कोशिश की और बोली, डॉक्टर लियू, उसे यहां लाओ। जल्द ही डॉक्टर लियू को उसके सामने लाया गया। मिस लियू, आपने मुझे क्यों बुलाया? उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज दृढ़ पर कांपती हुई थी। मैं लिनबे के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। वह झिझक गया। मिस लियू, मैं कुछ नहीं जानता, उसने शांति से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक दबाव था। डॉक्टर लियू, आप एक समझदार इंसान हैं, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली। मिस लियू, कभी कभी अतीत पर जोर देना अच्छी बात नहीं होती, कभी कभी अनजान रहना ही बेहतर होता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर मैं अभी भी जोर दूं तो उसने लंबे समय तक उसे देखा, फिर आखिरकार कहा, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि लिनबे तुमसे बहुत प्यार करता था। उसका प्यार पहचाना जाना चाहिए, इसे हमेशा के लिए जमीन के नीचे नहीं दफनाया जाना चाहिए। उसकी सांसें भारी हो गईं और डॉक्टर ने कहना जारी रखा, 3 साल पहले जब तुम्हें अचानक हार्ट फेलियर हुआ था, जो दाता तुम्हें मिला था वो वेजिटेटिव स्टेट में था। क्या तुम जानती हो उसका पिता कौन था? उसने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे याद है कि उसके पिता एक ड्रग रिसर्च लैब के डायरेक्टर थे, क्योंकि मुझे उनके बेटे का दिल मिला था। मैं फिर से जी पाई, और मेरा बिजनेस कामयाब होने के बाद मैंने हर साल उस लैब को भारी डोनेशन दी। डॉक्टर लियू की आंखें गंभीर हो गईं। शाओजी फार्माकोलॉजी का एक सनकी इंसान था। उसकी मां की मौत एएलएस से हुई थी और फंड्स की कमी की वजह से उसका एकमात्र मकसद उसका इलाज ढूंढना था। उसने अपने ही बेटे पर ड्रग एक्सपेरिमेंट किए, जिससे वो 3 साल पहले कोमा में चला गया। जब तुम्हें उस लाइफ सेविंग ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी तो उसने मौका देखकर लिनबे के सामने एक शर्त रखी। उसकी आवाज कांप उठी। क्या शर्त? डॉक्टर लियू ने धीरे से कहा। उसने शर्त रखी कि लिनबे 3 साल तक उसकी लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बनकर रहेगा। उन अज्ञात दवाओं ने धीरे धीरे लिनबे के शरीर को नष्ट कर दिया। उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उसका पूरा शरीर टूट चुका था, और तभी शाओजी ने उसे छोड़ा। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसकी आवाज टूट गई। लिनबे मेरे प्यार, उसने मेरे लिए वो सब किया, इतना दर्द सहा, और मैंने क्या किया? मैंने उससे नफरत की, मैंने उसे घुटनों पर झुकाया, उसे जलील किया, मैंने उसे अंतहीन प्रताड़ित किया। पछतावा उसे किसी तूफान की तरह बहा ले गया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा देर। और जैसे ही उसका कांपना एक अंधेरे मोड़ पर पहुंचा, उसकी आंखों में ठंडी खूंखार चमक आ गई। शाओजी, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। जब शाओजी को लू कॉर्पोरेशन से निमंत्रण मिला तो वह बिना सोचे कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग के लिए दौड़ पड़ा, उत्साह में अंधा होकर। हालांकि जगह अजीब तरह से रुआन का निजी आवास थी और उसे अकेले ही बुलाया गया था, लेकिन उस पल उसकी लालच ने उसे हर शक को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। और जब रुआन ने खुद दरवाजे पर उसका स्वागत किया तो उसे सम्मान और असहजता दोनों महसूस हुई। वह मुस्कुराई और बोली, डायरेक्टर शाओ, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं, आराम से बैठिए। उसने चापलूसी से जल्दी जवाब दिया, मिस लू, आप वाकई बहुत उदार और दयालु हैं। आपकी डोनेशन के लिए शुक्रिया, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को सहारा देती है। यह सब आपके सम्मान में है। मैं उसकी शांत आवाज के पीछे छिपी तंज को साफ सुन सकती थी। उसने जवाब दिया, उदारता की बात करें तो अगर डायरेक्टर शाओ उस वक्त इतने उदार न होते और अपने बेटे का दिल मुझे डोनेट करने की इजाजत न देते तो मैं आज यहां कैसे होती? उसने अजीब तरह से हाथ हिलाया। ओ नहीं नहीं, एक डॉक्टर के तौर पर लोगों की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं भी मेडिकल फील्ड में हूं, मैं किसी को मरते हुए कैसे देख सकता था? पर उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसने पूछा, तो बताइए डायरेक्टर शाओ, क्या किसी स्वस्थ इंसान को ड्रग एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना भी आपकी उसी दयालुता का हिस्सा है? वह जम गया, उसका चेहरा सख्त हो गया। मिस लू, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। मुझे लगता है हम आज कॉन्ट्रैक्ट पर बात नहीं कर सकते। मैं चलता हूं। वह दरवाजे की तरफ मुड़ा, पर उसे पता चला कि वह मजबूती से बंद था और उसी समय उसका शरीर अचानक कमजोर पड़ गया। उसके अंगों से जान निकल गई, जैसे किसी ने अंदर से उसे निचोड़ लिया हो। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी रुआन धीरे से खड़ी हुई, हाथ में एक तेज स्कैल्पल छुरा लिए वह कदम कदम पर उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। मिस लू, आइए शांति से बात करें। क्या कोई गलतफहमी है? उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। गलतफहमी? डायरेक्टर शाओ, जब आपने अपने बेटे का दिल मुझे देने की इजाजत दी तो क्या आपको वो शर्त याद है जो आपने रखी थी?
आपने उसे 3 साल तक अपनी लैब में टेस्ट सब्जेक्ट बनाकर रखा और अब आप इसे गलतफहमी कह रहे हैं। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। मुझे माफ कर दें। उसने खुद को वॉलंटियर करने के लिए हामी भरी थी। मैंने उसे मजबूर नहीं किया था। वह चिल्लाई, उसकी आवाज टूट रही थी। हो सकता है उसने खुद को पेश किया हो, लेकिन मुझे वो मंजूर नहीं था। मैं मरने को बेहतर समझता, बजाय इसके कि वो मुझे इस तरह बचाता। वह घुटनों के बल गिरकर भीख मांगने लगा। मिस लू, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रुआन की पकड़ सर्जिकल ब्लेड पर और मजबूत हो गई। माफी? क्या तुमने कभी लिन बेई को माफ किया था? तुमने एक स्वस्थ इंसान को इतनी यातनाएं दी कि उसका शरीर टूट गया और उसकी मौत हो गई। आज मैं उसका बदला लूंगी। जैसे ही वह वार करने वाली थी, गुआन चेन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। रुआन रुक गई। कानून को अपना काम करने दो। अगर तुम उसे मार दोगी तो खुद कातिल बन जाओगी। वह उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पागलपन और दर्द से भरी थीं। तुम इसे मूर्खता कहते हो। लिन बेई ने मेरे लिए खुद को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया, लेकिन मुझे बताया नहीं। वो चाहता था कि मैं उसे गलत समझूं, उससे नफरत करूं। बताओ, क्या ये मूर्खता नहीं है? वो मर रहा था, फिर भी मुझे अपनी कॉर्निया दे दी और ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ दिया। क्या ये मूर्खता नहीं? उसने मुझे इतना प्यार किया, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मर चुका है। मैं किसी और के साथ शादी की तैयारी कर रही थी। बताओ, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? वो मेरे लिए कितनी बार मूर्ख बना, तो अगर मैं एक बार उसके लिए मूर्ख बन जाऊं तो क्या बुरा है? गुआन चेन ने उसे कसकर थाम लिया, शांत करने की कोशिश में। लिन बेई ने यह सब इसलिए किया ताकि तुम सुकून से जी सको। उसकी उम्मीदों को मत तोड़ो। क्या तुम मरने के बाद नर्क में जाकर उससे हमेशा के लिए अलग होना चाहती हो? वो सन्न रह गई, फुसफुसाते हुए। क्या सच में कोई परलोक होता है? उसने सिर हिलाया। बिल्कुल, और लिन बेई जैसा नेक इंसान यकीनन जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ खून से रंगे होंगे तो उसे कैसे ढूंढोगी? उसकी पकड़ ढीली पड़ी और ब्लेड उसकी उंगलियों से गिर गया। लेकिन उसकी आंखों की नफरत कम न हुई। ठंडे लहजे में कहा, शौजी मौत से भी बदतर सजा का हकदार है। उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। उसे अस्पताल ले जाओ, उसे जिंदा रखो। लिन बेई ने 3 साल तक नर्क सहा है। मैं चाहती हूं कि वो इसका लाखों गुना हर्जाना भुगते। और इसके बाद उसने खुद लोगों की अगुवाई करके शौजी की ड्रग लैब को तहस नहस कर दिया। और जब उसने लैब की फुटेज देखी तो उसे आखिरकार उन 3 सालों का सच दिख गया जो मैंने जिए थे। पहले दिन मैं अब भी उसी मुस्कुराते हुए नौजवान जैसा दिख रहा था जिसे वो जानती थी। लेकिन वहां के रिसर्चरों के लिए मैं कभी इंसान था ही नहीं, सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट। वो बार बार मेरा खून निकालते, अनजान दवाइयां इंजेक्ट करते, दिन रात अंतहीन प्रयोग करके मेरे शरीर का डेटा बनाते रहे। किसी को मेरे दर्द की परवाह नहीं थी जब दवाइयां मुझे अंदर से खोखला कर रही थीं। मेरा रंग हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता गया। मेरी रूह धीरे धीरे टूटती गई, यहां तक कि आखिरी फुटेज में मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो दवाइयों का जहर नहीं झेल सकता था। मैं दर्द में तड़प रहा था, बार बार उसका नाम पुकार रहा था। रुआन, बहुत दर्द हो रहा है। रुआन, मैं तुम्हें याद करता हूं। और देखते देखते रुआन अनजाने में स्क्रीन को छूने लगी, जैसे वो मुझे महसूस कर सकती हो, जैसे वो मेरी जगह लेना चाहती हो और वो सारा दर्द खुद सहना चाहती हो। पछतावे और पीड़ा के आंसू उसके चेहरे से बह निकले। उस पल वो इस दुनिया में खुद से ज्यादा नफरत किसी और चीज से नहीं करती थी। जब मैं उसके पास वापस आया तो उसे वो बदलाव क्यों नहीं दिखे? ये सवाल उसके जहन में गूंजता रहा, क्योंकि तब वो सिर्फ गुस्से में अंधी थी। उसे मुझसे नफरत थी। उसने मुझे जलील किया, धक्का दिया, चाहती थी कि मैं उसके सामने घुटने टेक कर अपनी गलतियां मानूं। वो मुझ में उस प्यार की छोटी सी झलक ढूंढती रही जो कभी मेरा था। लेकिन हर बार उसे सिर्फ मायूसी मिली। वो मुझे बेरहम समझकर नफरत करती रही। लेकिन अब रुआन को सब समझ आ गया। ये इसलिए नहीं था कि मैं उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि मैं उससे हद से ज्यादा प्यार करता था। इतना कि मैंने सब कुछ बेरहम शब्दों के पीछे छिपा लिया। ये एहसास होने के बाद वो उस कमरे में गई जहां मैं रिसर्च लैब में रहता था। वो इतना छोटा था कि मुश्किल से एक बिस्तर आता था, तंग, दमघोंटू, बिना किसी खिड़की के, और मैं वहां 3 साल रहा था। वो धीरे धीरे उस छोटे से बिस्तर पर सिकुड़ कर लेट गई, जैसे ऐसा करके वो मेरी गर्मी महसूस कर सके, वो अनकहा जलता हुआ प्यार जो मैंने ढोया था। और वो धीरे से बुदबुदाई, लिन बेई, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और फिर यादें उमड़ने लगी। उसे वो पल याद आया जब मैंने पहली बार अपने जज्बात बताए थे। हम दोनों 18 साल के थे और अनाथालय के नियमों के मुताबिक 10 साल से ज्यादा रहने के बाद हमें बाहर जाना था। हमारा सामान बहुत कम था और जब मैं उसे उठाता तो हर कुछ दम पर अनाथालय को मुड़कर देखता, क्योंकि मैं पैदाइश से वही था, वो मेरा घर था। उसे छोड़ना ऐसा था जैसे फिर से बेसहारा हो जाना। मुझे याद है वो कितना असहनीय था। मैंने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी फैमिली हो, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। पर फिर दिल में डर समा गया, अगर भविष्य में तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया तो तुम मुझे पक्का भूल जाओगी। मैंने पिछले कैंपस वाले लड़के का जिक्र किया जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। वो मुस्कुराई और बोली, क्या मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया? पर डर नहीं निकला। भले ही मना किया, दूसरे आएंगे, देर सवेर तुम हाँ कह दोगी। उस वक्त मैं सिर्फ 18 का था, बेताब प्यार से भरा, और कहीं गहराई में मैं उससे पूरी तरह प्यार कर बैठा था। पर उसके लिए मैं बस एक परिवार की तरह था।
मुझे नहीं पता था वो क्या महसूस करती थी। मैं पूछने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि डर था कि कोई उसे मुझसे छीन लेगा। लेकिन जब उसे समझ आया, उसने प्यार से कहा, मेरे पास एक रास्ता है ताकि अगर भविष्य में बॉयफ्रेंड हो भी तो मैं तुम्हें न छोड़ूं। मैंने उलझन में देखा और उसने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। रिश्ते को एक कदम आगे ले चलते हैं ताकि एक दिन हम आधिकारिक रूप से परिवार बन सकें, ठीक है? मैं दंग रह गया। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। आखिरकार मैंने शर्म से सिर हिलाया। हमें एहसास हुआ कि हम काफी पहले एक दूसरे को चुन चुके थे। वो मजाक में कहती कि वो पहले डरी हुई थी और कॉलेज तक इंतजार करना चाहती थी, पर उम्मीद के उलट मैं और भी बेसब्र था। अगर मैंने पहले न कहा होता तो शायद मैं रो पड़ता। हमारी पहली डेट कैंपस की स्वान लेक पर थी। क्रिसमस का दिन था। हमने अपनी पार्ट टाइम जॉब्स खत्म की थीं। आधी रात होने को थी। मैं उसे हॉस्टल छोड़ रहा था। झील के पास मैंने जेब से हाथ से बना छोटा सेब निकाला और उसे दिया। वो खिलखिला उठी, पर मैंने नाराजगी का ढोंग किया और कहा, क्रिसमस है, क्या तुमने मेरे लिए तोहफा नहीं रखा? वो इतनी व्यस्त थी कि सोचा नहीं था, पर मुझे निराश नहीं करना चाहती थी। बोली, आधा घंटा रुको, अभी आई। मैंने धीरे से सिर हिलाया, जरूरत नहीं, मुझे अपना तोहफा मिल गया है। फिर मैंने सिर झुकाया और उसकी तरफ झुक गया। वो पल, वो पहला चुंबन, उसे सब साफ याद था। पर तभी फोन की रिंगटोन ने उसे सच्चाई में खींच लिया। उसके असिस्टेंट की उत्साहित आवाज आई, मिस लू मिल गया। मुझे लिन बेई की अस्थियों की जगह मिल गई। मेरी मौत सुनते ही उसने फ्यूनरल होम में लोगों को भेजा था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया क्योंकि मरने से पहले मैंने गोपनीयता का समझौता किया था। उसने दूसरे तरीके अपनाए और जाना कि मरने से पहले मैंने अपनी अस्थियों को पुर्वेंस के लैवेंडर के खेतों में बिखेरने की इच्छा जताई थी, पर सटीक जगह पता नहीं थी। उसने तुरंत असिस्टेंट को वहां भेजा, उन अंतहीन खेतों को खोदने के लिए, बस ये जानने कि मैं कहाँ आराम कर रहा था। वो मेरे लिए बदला लेने रुकी। अब अस्थियां मिल गईं। उसने सोचा वो आखिरकार मेरे साथ हमेशा रह पाएगी। दूर कहीं फुसफुसाते हुए, लिन बेई, मैं बस चाहती हूं कि तुम ठहरो, मेरा इंतजार करो। पर उसी वक्त कहीं और एक आवाज आई, मिस लू मिस्टर। लिन बेई मरा नहीं है, वो लैवेंडर के खेतों में है और आधे घंटे के अंदर जिंक सिटी से एक प्राइवेट जेट पुर्वेंस के लिए उड़ान भर चुका था। मैं वहां खड़ा था, लैवेंडर की भीनी खुशबू ले रहा था, जब लिंग युन घबराकर आया। मिस्टर लिन, आप बताए बिना क्यों बाहर आ गए? अगर आप गिर गए तो? मैंने फीकी मुस्कान दी। मैं जाग गया था और फूलों की खुशबू लेना चाहता था। मुझे इन कुछ दिनों में यहाँ की आदत हो गई है। मैं इतनी आसानी से नहीं गिरूंगा, पर सच तो यह है कि मैं एक बार मर चुका था। ऑपरेशन रूम में डॉक्टरों ने मुझे कार्डियक शॉक के कारण मृत घोषित कर दिया था, लेकिन फ्यूनरल होम स्टाफ जब शरीर ले गया तो मेरा दिल धीरे धीरे फिर धड़कने लगा। और अजीब बात है, मुझे बचने की कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मैं जानता था मौत अभी भी मेरी मंजिल है। मुझे नहीं पता किस्मत ने ये अतिरिक्त दिन क्यों दिए, इसलिए मैंने फ्यूनरल होम वालों को पुर्वेंस ले जाने को कहा ताकि मैं यहां शांति से अपने अंत का इंतजार कर सकूं। पर जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे पैर लड़खड़ाए और मैं जमीन पर गिर गया। लिंग युन ने मुझे सहारा दिया और पास की कुर्सी पर बिठाया। मिस्टर लिन, आप बहुत कमजोर हैं, आपको बैठना चाहिए। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, मैं आपका ख्याल रख रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं। मैं एक अनाथ हूं, ग्रेजुएट होने वाला हूं। ये पैसे अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। तो अगर आपको जरूरत नहीं तो क्या एक काम करेंगे, जब मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या आप जिंक सिटी वापस जाकर इसे अनाथालय को दान कर देंगे? उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। चिंता न करें मिस्टर लिन, आपकी नेकी बच्चों तक पहुंचेगी। उसने फुसफुसाया, शुक्रिया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आपको लगता है मरने के बाद लोग जन्नत जाते हैं? मैंने उसे देखा। ये क्यों पूछ रहे हो? उसने सिर खुजलाया। मैंने हाल ही में एक दुखद ड्रामा देखा था। नायक मर जाता है और नायिका से वादा करता है कि वो जन्नत में इंतजार करेगा। बचपन में अनाथालय की मैट्रन कहती थी कि अगर जीवन में बुरे काम न करो तो रूह पाक रहती है और मौत के बाद जन्नत मिलती है। आप जैसे भले इंसान मिस्टर लिन पक्का वहां जाएंगे। सुना है जन्नत में कोई दर्द या गम नहीं होता, बस खुशियां होती हैं। मैं फीका मुस्कुराया, पर क्या रोआन के बिना कोई दुनिया सच में खुश हो सकती है? मैं रुका, ख्यालों में खो गया। नहीं पता, मैं अनाथालय में पला बढ़ा हूं। सब बच्चों के बाल एक से थे, कपड़े एक जैसे, हर दिन वही रूटीन। सब कुछ बेजान था जब तक मैं 7 का नहीं हुआ। तब रुआन आई। मुझे अब भी वो याद है, लाल ड्रेस में उसके घुंघराले बाल चमक रहे थे। वो सबसे अलग थी और उसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। उस रात वो कंबल के नीचे छिपकर धीरे धीरे रो रही थी। मैंने कंबल हटाया और पूछा, क्यों रो रही हो? वो सिसकी और बोली, मुझे मम्मी पापा की याद आती है, पर उन्हें अब मैं नहीं चाहिए। और तब मुझे सिर्फ ये पता था कि बच्चे अनाथालय इसलिए आते हैं क्योंकि माता पिता उन्हें छोड़ देते हैं। तो मेरी बातों ने उसे और रुला दिया। आखिरकार मैंने वो मिल्क कैंडी निकाली जो बहुत समय से बचाई थी, उसे खिलाया। तब वो चुप हुई। ऐसे सब शुरू हुआ। बाद में पता चला उसे त्यागा नहीं गया था। उसके माता पिता गुजर गए थे, पर मेरे लिए फर्क नहीं था। हम सब एक थे, हमारे माता पिता नहीं थे। वो मुझे बाहर की दुनिया की कहानियां सुनाती जो मैंने कभी देखी नहीं थी, और इसीलिए मैं हमेशा उसके पास रहना चाहता था। उन चीजों के लिए जिज्ञासु जो उसने 18 साल तक बताई। हम एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। हम एक दूसरे के इकलौते परिवार थे। और जब हम आत्तार के हुए, उसने मुझे प्रपोज किया और हम एक ही यूनिवर्सिटी में गए।
तीसरे साल में उसने कोडिंग से पैसे कमाए और 3 कमरों का घर लिया। पहली बार हमारा अपना घर था और उस घर में हम सही मायने में एक हो गए। वो अपना सिर मेरे कंधे पर रखती और देखती कि मैं हमारे लिए शादी का जोड़ा डिजाइन कर रहा हूं। हमने वादा किया कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, 2 प्यारे बच्चे होंगे, 4 लोगों का परिवार होगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। मिस्टर लिन, आप रो क्यों रहे हैं? लिंग युन की आवाज ने मुझे वापस खींच लिया। मैंने चेहरा पोंछा और कहा, कुछ नहीं, बस आंखों में धूल चली गई थी। भले ही जरा सी भी हवा नहीं चल रही थी। वो जानता था कि भले मैं बाहर से शांत दिखूं, अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। क्योंकि मौत सामने खड़ी हो तो कौन नहीं डरता, खासकर इतनी कम उम्र में। लिंग युन भी ये कहने से न रह सका कि किस्मत कितनी बेरहम हो सकती है। इतना नेक इंसान, पर जिंदगी कितनी छोटी। उसने माहौल हल्का करने के लिए कहा, मिस्टर लिन, क्या मैं आपको न्यूज पढ़कर सुनाऊं? ये हमारी रोज की आदत थी, क्योंकि मैं अब देख नहीं सकता था। वो रोचक कहानियां ढूंढता और पढ़कर सुनाता। एक जोड़ा जिसने 5 मिलियन युआन जीतने का सपना देखा और बंटवारे के लिए लड़ पड़े, वो हंस पड़ा। और यहां एक आदमी ने लाखों चुराए, पर उससे ज्यादा लुट गया और गुस्से में पुलिस के पास गया। मैं फीका मुस्कुराया, पर वो असली नहीं था, बस दिखावा। और उसने तुरंत नोट किया, ब्रदर लिन, आज क्या हुआ? क्या आप ठीक नहीं हैं? मैंने सिर हिलाया, नहीं, बस रात को नींद नहीं आई। पर सच ये था, मैं एक पल भी नहीं सोया, क्योंकि आज रुआन और गुआन चेन की शादी थी। आज वो लड़की जिसे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया किसी और की दुल्हन बन रही थी। मैंने धीरे से सांस ली और कहा, लिंग युन, क्या तुम जिंग सिटी में उनकी शादी की लाइव स्ट्रीम ढूंढ सकते हो? वो हैरान था। आप इसे क्यों देखना चाहते हैं? मैं हल्का मुस्कुराया, सुना है ये बहुत बड़ी शादी है, सिर्फ सजावट में लाखों खर्च हुए। मैं सुनना चाहता हूँ, कल्पना करना चाहता हूँ, शायद शादी देखने की मेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसने हिचकिचाते हुए एक मशहूर स्ट्रीमर का लाइव ब्रॉडकास्ट खोला और आवाज बढ़ा दी। एक हंसमुख आवाज मेरे कानों में गूंजी, सबका स्वागत है। आज मैं आपको जिंग सिटी की टेक क्वीन रुओन और गू परिवार के वारिस ग्वांचन की शादी का लाइव नजारा दिखाऊंगी। मैंने सुना है मिस रुओन को लैवेंडर बहुत पसंद है, इसलिए पूरी थीम हल्के बैंगनी रंग की है। झूमर तक बैंगनी क्रिस्टल के बने हैं। वह हर चीज का वर्णन करती रही, हवाई जहाज से मंगवाए गए फूल, रेशमी लाल कालीन, एक एक बारीकी। मेरे दिमाग में वो नजारा साफ तैर रहा था, जैसे मैं वहीं खड़ा हूं, उसे उस ड्रेस में देख रहा हूं जिसे मैंने डिजाइन किया था। 1 घंटे बाद स्ट्रीमर अचानक उत्साहित हो गई। वे आ गए हैं, दूल्हा प्रवेश द्वार पर है, दूल्हा दुल्हन जल्द ही स्टेज पर होंगे। लेकिन फिर उसकी आवाज में उलझन आ गई। रुको, सिर्फ दूल्हा यहां क्यों है? दुल्हन कहां है? मैंने सुना था कि दोनों को मिस रुओन के डिजाइन किए हुए लैवेंडर थीम वाले कपड़े पहनने थे। फिर ग्वांचन ने साधारण सूट क्यों पहना है? एक पल बाद लाइव स्ट्रीम में ग्वांचन की आवाज गूंजी, शांत पर भारी। दूर दराज से आए प्रिय मेहमानों और दोस्तों, स्वागत है। समारोह शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। आज की शादी रद्द कर दी गई है। पूरा हॉल सदमे में डूब गया। हर तरफ फुसफुसाहट फैल गई। दुल्हन लापता है, दूल्हा अकेला है और शादी रद्द कर रहा है। जरूर कोई वजह होगी। किसी ने जोर से पूछा, क्या दुल्हन भाग गई है? ग्वांचन ने जारी रखा, यह फैसला रुओन और मैंने मिलकर लिया है। हम दोनों के लिए शादी पवित्र है। लेकिन शादी की पिछली रात हमें एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। शादी समझौता नहीं होनी चाहिए। अलग अलग सपने देखने से बेहतर है कि इस गलती को यहीं रोक दिया जाए। एक और आवाज आई, अगर यह आपसी फैसला था तो रुओन यहां क्यों नहीं है? उसने तुम्हें अकेला क्यों छोड़ा? और सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैं सच्चाई जानता था। शादी से 1 रात पहले उसने मुझे प्लेन से फोन किया था। ग्वे, मैंने उससे कहा कि वो मुझे। उसने शादी रद्द करने का सारा दोष खुद लेने की भी पेशकश की, लेकिन ग्वांचन ने मना कर दिया। उसने उसे बिना चिंता के मुझे ढूंढने को कहा और वह यहां सब संभाल लेगा। उस हॉल में अकेला खड़ा रहा, जैसे खुद को धोखा दे रहा हो कि उसने उससे शादी कर ली है। और मैं उसकी अनकही बात सुन सकता था कि उसके लिए मेरा प्यार शायद वो कभी पार न कर सके, पर फिर भी वह उसे अपने अंदाज में प्यार करेगा। स्ट्रीमर ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, लगता है मिस्टर गू उसे बहुत प्यार करते हैं। शायद मिस लियू का इरादा बदल गया, किसी ने कड़वाहट से कहा। कितनी भयानक औरत है। पर मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, शादी रद्द क्यों हुई? क्या रुओन को सच्चाई पता चल गई? तभी लिंग युन चिल्लाया, भाई लिन। मैं घबरा गया और अंधेरे में हाथ पांव चलाने लगा। क्या हुआ? लिंग युन, क्या बात है? वह सामने घूर रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे सामने एक लड़की खड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ कहता, कोई दौड़कर आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। एक पल के लिए मुझे लगा वो लिंग युन है, पर अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। इस शख्स की कदकाठी यह लिंग युन नहीं था। यह बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। तुम कौन हो? मुझे छोड़ो, क्योंकि मैं देख नहीं सकता था। डर हमेशा मेरे भीतर बसा था। मैंने धक्का देने की कोशिश की, तभी कुछ गर्म और नम मेरी गर्दन पर गिरा। वह रो रही थी और उस पल मेरे दिमाग में बस एक ही चेहरा आया, रुओन लिंग युन मैं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरा दिल थम गया। घबराहट मेरे ख्यालों में भर गई। वह जानती है, वह सब कुछ जानती है।
नहीं, मैं उसे सच्चाई नहीं पता चलने दे सकता, अभी नहीं, कभी नहीं। मैंने खुद को सख्त बनाया और कहा, लिंग युन, तुम मुझे कब तक दूर करती रहोगी? उसने मुझे और कस लिया और मैंने अपना चेहरा मोड़ लिया। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, तुम्हें जिंक सिटी में अपनी शादी में होना चाहिए। तुम यहां क्यों हो? उसकी आवाज रुंध गई। उसने बार बार कहा, लिंडे, मैं तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी नहीं। प्लीज मुझे अब और दूर मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं। हर शब्द किसी भी चीज से ज्यादा गहरा चुभा, पर मैंने फिर भी वो सच बोला जो वो सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं मर रहा हूं रुओन, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरते देखो, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम पछतावे की आग में जियो। पर उसने जोर से सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। और बिना कुछ कहे वह मुझे अपने साथ ले गई। उसने रास्ते में ही सबसे अच्छे डॉक्टरों से संपर्क कर लिया था। मुझे मौत के मुंह से खींच लाने को बेताब डॉक्टरों ने मुझे चेक किया और भारी मन से बोले, मिस्टर लिंडे के अंग लगभग पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। अज्ञात दवाओं के लंबे असर ने उनका शरीर नष्ट कर दिया है। उनका अब तक जिंदा रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। वह इसे मानने को तैयार नहीं थी। आपने कहा था आपके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्हें बचाओ। पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जवाब नहीं बदला। हमें खेद है, हम कुछ नहीं कर सकते। उनका शरीर ठीक नहीं हो सकता। उसकी आवाज गुस्से और निराशा से कांप रही थी। यह सिर्फ तुम्हारी अयोग्यता है। उसने मुझे कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, लिंडे, मैं यहां हूं, मेरे पास वापस आओ। पर मैं अपने शरीर को सबसे बेहतर जानता था। डॉक्टरों को और परेशान मत करो, कोई फायदा नहीं है। फिर भी वह मुझे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाती रही, तिनके भर की उम्मीद के लिए। लेकिन हर जगह एक ही जवाब, मेरा शरीर अपनी सीमा पार कर चुका था। मैं किसी भी पल मर सकता था। और अंत में मेरे जोर देने पर वह मुझे लेवेंडर के खेतों के पास उस छोटे लकड़ी के घर में वापस ले आई। रास्ते भर उसने मुझे कसकर थामे रखा, जैसे एक सेकंड के लिए भी छोड़ने से मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। मैंने धीरे से कहा, डरो मत लिंडे, पर वो आंसुओं के बीच भड़क उठी। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मैं खुद मरना पसंद करूंगी बजाय तुम्हें ऐसे देखने के। अगर 3 साल पहले हमारी जगह अदल बदल दी जाती तो तुम क्या करते? मैं खामोश हो गया और फिर उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया, तुमने भी वही किया होता, क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। मैंने धीमी सांस ली और कहा, भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हें अच्छी तरह जीना होगा। मैं तुम्हें 3 साल तक मुझे याद रखने की अनुमति देता हूं, लेकिन उसके बाद तुम्हें ग्वांचन से शादी करनी होगी, अपना परिवार बसाना होगा। वह अविश्वास से कांप उठी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितने क्रूर लग रहे हो? तुम मुझे मरते हुए देखने के लिए कह रहे हो और फिर किसी और से शादी करने के लिए। मैंने आंखें बंद कर लीं। यह मेरी आखिरी इच्छा है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। उसने हताशा में सिर हिलाया। मैं बाकी सब स्वीकार कर लूंगी, पर यह नहीं। हमने साथ रहने का वादा किया था। मेरे लिए तुमने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? चाहे स्वर्ग हो या नर्क, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कड़वाहट से कहे बिना न रह सका। तुम इतनी नादान क्यों हो? वह आंसुओं के बीच धीरे से हंस दी। कोई भी मुझे नादान कह सकता है, पर तुम नहीं, क्योंकि तुम मुझसे 1000 गुना ज्यादा नादान हो। मेरा दिल कस गया। अगर तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तो तुम्हें मेरी उम्मीदों को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी आंखों से इस दुनिया को देखो। लेकिन मैं जो भी कहता, उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जब हम लकड़ी के घर पहुंचे, उसने मुझे नीचे उतरने में मदद करने की कोशिश की, पर मैंने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। फिर भी वह नाराज नहीं हुई। उसने मुझे जानी पहचानी गर्मजोशी से देखा, जैसे उसे आखिरकार पुराना वाला मैं मिल गया हो। उसने प्यार से मुझे सहारा दिया और अंदर ले गई। मैं बिस्तर पर बैठ गया, सिमटकर, अपने घुटनों को कसकर थामे हुए। लिंग युन, यहाँ सिर्फ एक कमरा है। क्या उसने मेरे लिए होटल का इंतजाम नहीं किया था? लिंग युन मुझे नहलाने के लिए पानी लेने गई, पर मैंने सहयोग करने से मना कर दिया और बेसिन को लात मार दी। सब कुछ फैल गया। फिर भी रुओन ने बिना एक शब्द कहे उसे साफ किया। ताजा पानी लाई और धीरे धीरे मेरे हाथों को पहुंचने लगी। और ऐसा करते हुए उसने मेरी हथेलियों पर बने हल्के निशानों को देखा, वो निशान जो उसने पहले मुझे दिए थे। और उस पल वो सारी यादें उसमें उमड़ पड़ी। वह अचानक मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई, अपना सिर झुकाया और मेरी हथेली को धीरे से चूमा। एक इशारा जो समर्पण और पछतावे से भरा था। मैंने उसे कांपते हुए महसूस किया और हल्के से कहा, मेरी जान, तुम इतना क्यों रो रही हो? वह फुसफुसाई, मैं कभी भी तुम्हारे जितनी मजबूत नहीं थी। क्या तुम्हें याद है, रुको, जब हम पहली बार मिले थे मैं ही रो रही थी। मैं कमजोरी से मुस्कुराया। किस्मत हमारे साथ बहुत नाइंसाफी रही है। मैं किसी तरह एक बार उससे जीतकर तुम्हें बचा पाया। प्लीज मुझे इस बार हारने मत दो। और पहली बार मुझे सच में नफरत हुई कि किस्मत इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। रुओन ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं जीतूं। और उस रात 3 लंबे सालों के बाद हमने फिर एक दूसरे को थाम लिया और एक दूसरे की बाहों में सो गए। मैं गहरी नींद में डूब गया, पर उसने आंखें मूंदने की हिम्मत नहीं की। वह बार बार जागती रही, बस यह देखने के लिए कि मैं वहां हूं या नहीं, इस डर से कि अगर उसने एक पल के लिए भी नजरें हटाई तो मैं गायब हो जाऊंगा।
और जब सुबह हुई और मैं धीरे से जागा तो मैंने अपने माथे पर एक कोमल चुंबन महसूस किया और बिना जाने ही मेरे होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि इस पल का मैंने हमेशा इंतजार किया था। हर सुबह अपने प्यार की बाहों में जागना, भले ही अगले दिन दुनिया खत्म हो जाए। अब मैं नहीं डरता था। और तभी मैंने उसकी आवाज सुनी, लिंडे चलो शादी कर लेते हैं, तुम पर अभी भी एक शादी का कर्ज है। मैंने एक पल हिचकिचाया, पर उसने बात काट दी। कोई पर नहीं, बस हाँ कहो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैंने उसे देखा और लंबे अरसे में पहली बार मैंने मौत के बारे में नहीं, सिर्फ उसके बारे में सोचा। मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास समय कम है और मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उस सुबह उसने मेरे लिए खुद नाश्ता बनाया और खाने के बाद हमने वहीं अपनी शादी रजिस्टर कराई। हमारी शादी बहुत सादा थी। लेवेंडर के अंतहीन खेतों से घिरे पादरी की आवाज धीरे से गूंजी, दूल्हे मिस्टर लिंडे, क्या आप मिस रुओन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, बीमारी और सेहत में वफादार रहने के लिए, अमीरी या गरीबी में जीवन भर के लिए? मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हाँ करता हूं। फिर उसने उसकी ओर देखा। दुल्हन मिस रुओन, क्या आप मिस्टर लिंडे बे को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं, बीमारी और सेहत में वफादार रहने के लिए, अमीरी या गरीबी में जीवन भर के लिए? उसकी आवाज कांप रही थी पर स्थिर रही। मैं स्वीकार करती हूं। अब आप दुल्हन को चूम सकते हैं। जैसे हमारे पहले चुंबन की तरह मैं धीरे से उसकी ओर झुका। मेरा दिल घबराहट और खुशी दोनों से भरा था। लेवेंडर के खेतों में एक कोमल हवा चली जो फूलों की खुशबू लिए हुए थी, जैसे प्रकृति खुद शादी के बाद हमें आशीर्वाद दे रही हो। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैं अक्सर पूरे दिन सोया रहता और हर बार वह मेरे पास बिना हिले डुले बैठी रहती, जैसे कोई प्रतिमा। और जब मैं आंखें खोलता तभी वो फिर से जीवित हो उठती। और जब मैं जागा होता तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद था उसके साथ लेवेंडर के खेतों में जाना, अपने पूरे शरीर को उसके कंधे से टिकाकर फूलों की खुशबू में सांस लेना, कुदरत की शांत लय को सुन रहा हूं। एक दिन मैंने धीमी आवाज में फुसफुसाया, मेरे प्यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसने धीरे से जवाब दिया, तो सो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और न जाने कैसे मुझे पता था कि शायद मरने से पहले लोग इसे महसूस कर सकते हैं। मैंने जान लिया था कि अगर इस बार मैंने आंखें मूंद लीं तो मैं उन्हें कभी नहीं खोल पाऊंगा। इसलिए मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके चेहरे को छुआ, उसे पूरी तरह यादों में बसाते हुए उसके चेहरे को अपने दिल पर हमेशा के लिए अंकित कर लिया। मेरे प्यार, मैंने सुना है कि मरने के बाद नेक लोग स्वर्ग जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां न दर्द है न गम, सिर्फ खुशियां हैं। क्या मैं वहां जा पाऊंगा? उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम जाओगे लिनबे, तुम वहां जरूर खुश रहोगे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मैं पहले जाकर वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। 100 साल बाद मुझे ढूंढ लेना, ठीक है? उसकी आवाज भर आई, लेकिन उसने फिर भी कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। मेरे चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई, क्योंकि स्वर्ग में भी हमारा प्यार कायम रहेगा। मेरी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे से फिसल गईं, और इस बार मैं कभी नहीं जागा। मैं उसे देख नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मेरी सांसें थमने लगीं, वह आंसुओं के बीच फुसफुसाई, लिनबे, मुझे माफ करना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चल रही हूं। उसके चेहरे पर एक हल्की सी कड़वी मीठी मुस्कान थी। तुमने मुझसे एक बार झूठ बोला था, अब मैं तुमसे एक बार झूठ बोलूंगी। और जैसे ही लेवेंडर के खेतों से ठंडी हवा गुजरी, उसका शरीर मेरे पास धीरे से गिर गया। हम दोनों के चेहरों पर सुकून भरी मुस्कान थी, मानो हमने आखिरकार वह जगह पाली जहां हम हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने थे। जब असिस्टेंट और लिनुन पहुंचे तो हमारे शरीर ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने हमारे अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की और हमारी इच्छा के अनुसार हमारी राख को उन अनंत लेवेंडर के खेतों में बिखेर दिया, जहां हवा हमें साथ बहा ले जाएगी। और बाद में लिनुन ने धीरे से पूछा, असिस्टेंट शू, क्या आपको लगता है भाई लिन और सियोलू अगले जन्म में फिर साथ होंगे? और जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के मिला, बेशक मौत भी उन्हें अलग नहीं कर सकी। और बस इसी तरह उनकी कहानी का अंत होता है, पछतावे के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार के साथ जो इतना शक्तिशाली था कि मौत भी उसे तोड़ न सकी। एक ऐसा प्यार जिसने स्वार्थ से ऊपर त्याग को, स्पष्टीकरण से ऊपर खामोशी को और छोड़ने के बजाय दर्द को चुना। लिनबे ने सिर्फ उसे जीवित देखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और अंत में रुआन ने उसके पीछे जाने का फैसला किया, इसलिए नहीं कि वह कमजोर थी, बल्कि इसलिए कि कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं जिन्हें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। शायद किसी और जिंदगी में, किसी और दुनिया में उन्हें किस्मत से फिर नहीं लड़ना पड़ेगा। शायद इस बार वे बस मिलेंगे, प्यार करेंगे और अंत तक साथ रहेंगे। पर मुझे बताइए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप ऐसा प्यार चुनते, या आप सब कुछ छोड़ देना बेहतर समझते? और अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहें।